नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 जून से 30 जून तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समसामयिकी का संग्रह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउज़र को हाल ही में हमेशा के लिए बंद कर दिया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, किस वेब ब्राउज़र को हाल ही में हमेशा के लिए बंद कर दिया है? तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ध्यान रखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ इस तरह से इसका आइकन दिखाई देता है। बंद करने का मतलब ये नहीं कि अब वो यदि आपके सिस्टम में है तो हट जाएगा, नहीं, वो सिस्टम से हटेगा नहीं, लेकिन उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, अपडेट्स वगैरह है, ये माइक्रोसॉफ्ट अब कभी नहीं देगी। ऐसा इसलिए ताकि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी अगली जो है ना, जो अभी वर्तमान में विंडो 10 विंडो 11 में चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये नवीन ब्राउजर है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की ये नवीन ब्राउजर है। इसी को आगे प्रमोट करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को वर्तमान में बंद करने की घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह जो प्रश्न है समसामयिकी की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा, व्यापम के प्रश्न में 20 अंकों का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आता है, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बारे से कुछ जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र को 16 अगस्त 1995 को रिलीज किया था और 15 जून 2022 को बंद कर दिया है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। कंपनी ने अपने अन्य वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह का लोगो है ना, इस लोगो को ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। तो दोस्तों, भारत का स्थान की जब बात करते हैं, 135वां है। पिछले साल 138वां स्थान पर था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की वृद्धि हुई है। इसके बारे से कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांत देश है, यानी कि प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो वो है आइसलैंड। तो आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, कुल 163 देश हैं और 163 देश में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, पड़ोसी देश चीन की बात करें तो 54वें स्थान पर है और पाकिस्तान 138वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स को तय कौन करता है। ठीक है, तो इसको तय करने वाला या इस इंडेक्स को जारी करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है और यह जो है 23 फैक्टर पर आधारित है, जैसे देश में गृह युद्ध की स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, आतंकवाद का असर, समाज में घटती बढ़ती अपराध की दर, जेल जाने वालों की संख्या, जीडीपी के मुकाबले सेना पर होने वाला खर्च और आसानी से हथियारों की उपलब्धि। ये सारा का सारा 23 फैक्टरों में शामिल है। इसी फैक्टर के आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है प्रति वर्ष। तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के द्वारा किया जाएगा इसकी अध्यक्षता। तो ध्यान रखेंगे, वो भी कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में भारत द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता का आयोजन किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे से और कुछ। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी दुष्प्रचार, ध्यान रखेंगे, जैसे ही 370 अनुच्छेद हटा वैसे ही पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुष्प्रचार करने लगा कि भारत जो है तानाशाही हो गया है और कश्मीर के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो इसी चीज को हटाने के लिए, इसी नकारात्मक सोच को हटाने के लिए
भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है कि G20 शिखर सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है। इससे क्या होगा, 20 देशों के प्रमुख यहाँ आएंगे जम्मू कश्मीर में, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर कितनी शांत प्रिय राज्य है। तो उनकी ये नकारात्मक छवि पूरे विश्व स्तर पर जाएगा, पाकिस्तान का नकारात्मक छवि, और भारत का कहीं ना कहीं सकारात्मक रवैया लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष के लिए भारत को इसका अध्यक्षता करने का कमान सौंपा गया है। क्लियर है? चलिए, क्या है G20 ग्रुप? तो G20 क्या है? तो G20 का मतलब ये है 20, ठीक है, यूरोपियन यूनियन मिलकर बना है। तो 20 विकासशील देश भी है, एक तरह से देखा जाए, विकासशील और विकसित देश। ठीक है, विकासशील और विकसित देश दोनों हैं। ठीक है, इसमें 20 यूरोपियन यूनियन देश हैं। क्लियर है? यदि हम इसके बारे में और कुछ जानते हैं, इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरे दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है उसमें 80% योगदान इन्हीं G20 देशों का है। 80% आर्थिक योगदान G20 सम्मेलन का है। अब कौन कौन से 20 देश हैं? तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये 20 देश इसमें इस समूह में शामिल हैं। चलिए, दुनिया की 2/3 आबादी इन G20 देशों के पास है, और पूरी दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है उसमें 3/4 हिस्सा भी इन G20 देशों का होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 1977 में एक वित्तीय संकट आ गया था। उस संकट को ध्यान में रखते हुए दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको यह विचार आया कि एक समूह बनाना चाहिए, और उसी के तहत 1999 में G20 समूह की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है, इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी आप। G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर भारत द्वारा आयोजित किया जाना है? तो किस स्थान पर भारत द्वारा आयोजित किया जाना है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे, NIA में जो महानिदेशक होता है वो IPS रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो इसमें जो है दिनकर गुप्ता जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये है हमारे दिनकर गुप्ता जी। ध्यान में रखेंगे इसको आप। चलिए, इसके बारे से कुछ जानते हैं, NIA क्या है। तो भारतीय पुलिस सेवा के 1978 बैच के अधिकारी दिनकर गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अगले महानिदेशक होंगे। ठीक है, 2008 में देखिए, 2008 में मुंबई हमला हुआ था। इसके बाद ऐसी एजेंसी की जरूरत है ना, ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ आतंकवाद पर फोकस करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का स्थापना हुआ। ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत आने वाली NIA का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, और 8 जगहों पर इसका क्या है, रीजनल ऑफिस है। ठीक है, NIA का निदेशक सामान्यतः एक IPS अधिकारी होता है। तो ये सब चीज को आप ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुराने तांबे के उन्नत हथियार प्राप्त हुए हैं। तो देखें आप, इसका ये जो है तांबे के उन्नत हथियार है। बोला जा रहा है कि ये महाभारत कालीन है। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से मैनपुरी से प्राप्त हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक खेत के नीचे से पुराने तांबे के हथियार बरामद हुए हैं जो कि 4000 वर्ष पुराने हैं। इसमें कुल कितने हथियार प्राप्त हुए हैं? तो कुल 39 हथियार प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रधान काल या ताम्रयुग है ना। ठीक है, और दूसरे शब्दों में महाभारत कालीन भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट को आप इसमें ध्यान में रखेंगे। यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना संभावित है।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवीन सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नवीन सीईओ कौन है? तो वर्तमान कौन है? वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो अमिताभ कांत है, और अभी जो नवीन सीईओ होने वाले हैं वो बन गए हैं, जो कि परमेश्वरन अय्यर जी हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप देख रहे हैं फोटो, ये जो है परमेश्वरन अय्यर जी के हैं, और ये हमारे नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बनने वाले हैं। चलिए देखिए, भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ का नाम कल्याण कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं, 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसी आयोजन के लिए, सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि जर्मनी गए हैं। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। तो इसके G7 शिखर सम्मेलन में जो 7 देशों का समूह है, कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसके यदि हम ट्रिक की बात करते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो जैसे ही आप बोलेंगे गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, वैसे ही आपको 7 देश याद हो जाएगा। ठीक है, यदि हम जी से बात करते हैं तो जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जी से है ना, इसको हम जे करते हैं, जे से जापान, यू से यूनाइटेड किंगडम या यूएसए, है ना, इस यू से यूएसए बोलेंगे, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से जो है इंग्लैंड। तो इस तरह से कुल 7 देश हैं जो कि G7 में शामिल हैं। चलिए, जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत 48वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि 26-27 जून 2022 को हुआ है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। ठीक है, तो 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सम्मेलन का अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। ठीक, चलिए G7 समूह के बारे से यदि हम जाने तो सबसे पहले जब इसका स्थापना हुआ वो G6 था। ठीक है, शुरुआत 1975 में हुआ है। ठीक है, इसके गठन में फ्रांस और जर्मनी की अहम भूमिका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो G6 में कौन कौन सा देश शामिल था? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका। ये जो 6 देश हैं G6 में शामिल थे। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई है। ध्यान रखेंगे, स्थापना, स्थापना है। देखिए, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, CGPSC मेंस एग्जाम की, तो ध्यान रखेंगे मेंस एग्जाम के पेपर 7 में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समूहों का है ना, अंतर्राष्ट्रीय समूहों का के बारे से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसी है ना, सिलेबस में है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1976 की बात करते हैं। 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह से दुनिया के 7 बड़े औद्योगिक देश का संगठन G7 बना। इसके बाद रूस को शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद किसको शामिल किया गया है? 1998 में रूस को शामिल किया गया, लेकिन रूस जो है यूक्रेन पर हमला किया पहली बार, तो 2014 में उसे इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और इस तरह फिर से G7 समूह बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ध्यान में रखेंगे इस सब बातों को। अगला क्वेश्चन क्या है? रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता हैं। तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता यदि हम बात करते हैं तो वो है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, पहली बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी के विजेता बने हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहली बार विजेता बने हैं। देखिए, बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है। 2022 रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश जो है 1994-95 से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, यानी कि कुल 67 साल में पहली बार इन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए, टेनिस खिलाड़ी के बारे से जानते हैं। तो टेनिस खिलाड़ी जो
राफेल नडाल जो है वो स्पेन के मशहूर खिलाड़ी है। और आपको बता दूं कि 2022 तक की बात करते हैं तो अब तक इनके खाते में कुल 22, ठीक है, ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, कितना? तो 22 ग्रैंड स्लैम इनके पास है, जिसमें 14 जो है फ्रेंच ओपन, 4 जो है यूएस ओपन, 2 ऑस्ट्रेलियन और 2 विंबलडन है। तो इस तरह से कुल 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम कर लिया है। राफेल नडाल परेरा है ना, 1986 3 जून को जन्म लिया है। स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। वे विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व में चौथे नंबर के स्थान रखते हैं, ध्यान रखेंगे इस तरह से। नडाल 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं, जिसमें 14 फ्रेंच ओपन भी हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर 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 शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगले वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं हम आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।